नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग तन मन धन लगा करके मेहनत करें। सफलता से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही लगन के साथ बताने जा रहा हूँ। इस क्लास में हिंदी साहित्य की उत्पत्ति, पूर्व पाठ्यका, इतिहास और इसका उत्पन्न और किन किन विद्वानों ने क्या बोले हैं, ये सब बातों पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। फर्स्ट में इतिहास किसे कहते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। इतिहास का अर्थ है ऐसे ही था, ऐसा ही हुआ। इससे दो बातें स्पष्ट है। इतिहास का संबंध अतीत से होता है, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण का जो कालक्रम की दृष्टि से किया जाता हो, इतिहास कहलाता है। जैसे वर्तमान में घटना जो घटती है वह अतीत में आने वाले सभी पीढ़ियों के लिए, सभी लोगों के लिए वह इतिहास बन जाती है। जैसे अभी कोरोना का समय जो घटना घटी वह 10 बरस 20 बरस के बाद वह क्या बन जाएगा, एक इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। इतिहास का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई विस्तार तो होता है लेकिन कोई रंग रूप नहीं होता, बल्कि उसमें घटी हुई घटनाओं को उसमें बताई जाती है। भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास के प्रति भारत क्या अभिप्राय है, आदर्शमूलक, अध्यात्मवादी रहा है। इसलिए घटनाओं से ज़्यादा चरित्र को अधिक ध्यान दिया गया है हिंदी साहित्य में। आप देखे होंगे कि हिंदी साहित्यिक जगत में अधिकतर महाभारत के पात्र को लेकर के बहुत सारे कवि और लेखकों ने उनको अपने कवियति में शामिल किए हैं। जर्मन दार्शनिक कांत कहते हैं कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति के आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब कहने का अर्थ होता है जिस प्रकार आपका कोई प्रतिबिंब बनता, छाया बनता है, उसी प्रकार आंतरिक विकास का, ठीक है, एक प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा की शुरुआत जो मानी जाती है वह 19वीं शताब्दी के पूर्व कवियों लेखकों द्वारा अनेक ग्रंथ की रचना तो हो चुकी थी, जिनमें से हिंदी विभिन्न कवियों की जीवन वृत्ति एवं कृत तत्व का परिचय दिया गया था। अभी तक भारत में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कोई नहीं हुआ था, बल्कि विदेश में बैठे हुए एक महान व्यक्ति जो था, यहीं से सारा कुछ मंगा करके वे हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को आगे बढ़ाए थे। बात करते हैं जैसे 200 वैष्णव वामन की वार्ता, यह बहुत पहले लिखी गई थी। भक्तमाल, कविमाल, कालिदास हजारा, लेकिन इसमें कालक्रम, सन, संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी गई। इतिहास की संज्ञा तब दी जाती है जब उसमें ठोस समय, निर्णय, व्यक्ति का नाम इत्यादि चीज़ों का वर्णन किया जाता है, तो वह इतिहास के दायरे में आता है। बात करते हैं आदिकाल की शुरुआत कैसे होती है। हिंदी साहित्य का पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान ग्लास द त्रासी का ही समझा जाता है। फ्रेंच भाषा में इस्तेवार द लिटेरेचर, ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था। देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ। आप सभी लोग यह जो इनके द्वारा लिखी गई ग्रंथ है भूलेंगे नहीं, जिसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का विवरण और वर्ण क्रम अनुसार दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था, वर्ण क्रम अनुसार दिया गया था। किनके, तो इस्तेवार द लिटरेचर, ये हिंदुस्तानी में ग्रंथ में। इसका प्रथम भाग 1839 में, ठीक है, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, पहला 1839 में और दूसरा 1847 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1871 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुए, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। 1871 में, ठीक है, दूसरा संस्करण। यहाँ पे बात कर रहा है प्रथम भाग, जैसे एक भाग होता है ए और दूसरा होता है बी, तो भाग अलग होता है, संस्करण अलग होता है। संस्करण में क्या होता है, ईस्वी का, ठीक है, जैसे 2001 में जो बुक निकली है, फिर वह बुक 2004 में जा कर के निकलेगी, तो यह हो जाएगा दूसरा संस्करण। ठीक है, और भाग जो होता है
भाग मतलब होता है बंटवारा करना, बांटना, उसको भाग बोला जाता है। आप कंफ्यूज जरा से भी नहीं रखिएगा डॉट माइंड में, ठीक है। इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से है जिसमें हिंदी काव्य की सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। हिंदी इतिहास में मतलब प्रस्तुत करने का तो किया गया काव्य को, ठीक है, लेकिन इसमें सही रूप से स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन, युगिन प्रवृत्तियों के विवेचना का कोई प्रयास न करना। अब अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार सजाया गया तो इसमें किसका जन्म कब हुआ, किसका पीछे हुआ, किसका आगे हुआ, ये सब क्या हो गया, सब बेकार हो गया, ठीक है। हिंदी के कवियों में इतर तितर भाषाओं में मित्रा देना ऐसी त्रुटि रही है। हिंदी के कवि में अनेक भाषा प्रचलित थी और सबका जो मन था, ठीक है, मिलता नहीं था, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, किसी को अपने अपने नाम कमाने के लिए, ठीक है। शिव सिंगर की बात करते हैं जिन्होंने शिव सरोज नाम करके एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? ग्रंथ लिखी थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1883 में। वर्ल्ड कप कब लाया गया था? भारत में 1983 में वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप आया था। ऐसे जोड़ करके पढ़ेंगे। एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। जन्म काल, रचना काल आदि के संकेत भी दिया गया था। किसमें? तो शिव सरोज में, ठीक है, शिव सरोज में। यह ध्यान रखेंगे, शिव सरोज नाम करके एक जो ग्रंथ था उसमें। कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। यदि भूल जाते होंगे तो आप 1983 रखिएगा और 9 की जगह पर 8 बदल दीजिएगा। बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके द्वारा 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेन लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया, जो जन्म से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। कभी भी अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? द मॉडर्न वर्नेचुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के द्वारा, सच्चे अर्थों में, ठीक है। फ्रेंच भाषा के विद्वान स्टीवार्ट द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी ग्रंथ के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, ये माना गया था। लेकिन सच्चे अर्थों में कहा जाए तो शिव सरोज जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। इतना जरूर कहा जा सकता है, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय दिया गया वह ग्रियर्सन ने ही दिया था। मिश्र बंधु की बात करते हैं। इनके द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिश्र विनोद जो थे ये 3 भाई होते थे, ठीक है, 4 भागों में विभक्त हुए थे, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में, क्या प्रथम 3 भाग देखिए 1913 भाग मतलब देखिए एक भाग इसको ये हो गया, ठीक है, एक घर है तो 3 भाग हो गया, तो ये 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तथा चतुर्थ भाग और तीसरा के बाद चतुर्थ भाग रह गया होगा, इसकी प्रकाशन 1934 में हुई थी। यहाँ पे संस्करण की बात नहीं कर रहा है, भाग की बात कर रहा है, ठीक है। 4 भागों में विभक्त था। मिश्र विनोद कितने भागों में? तो 4 भागों में, कभी भी पूछ देगा। तो प्रथम भाग 1913 में, दूसरा भाग 1934 में, और जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा 1888 में लिखी गई थी, और सी सिंगर के द्वारा 1883 में यह पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद आपको यह सब बातें हमेशा माइंड में खपा करके रखना है। चतुर्थ भाग 1934 में, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो प्रथम भाग आया था, ठीक है, उसमें जिसका प्रथम 3 भाग आए थे 1913 में प्रकाशित हुआ था, एवं चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। ये ध्यान रखें कि इनका मिश्र विनोद नाम करके 4 भागों में विभक्त था। और इसके बाद देखते हैं दूसरा 8, हाँ, 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें 5000 कवियों का स्थान दिया गया। कितना? 5000 कवियों का स्थान दिया गया। दूसरी और 8 कालखंडों में भी विभक्त था। कितना? दूसरी और 8 कालखंडों में विभक्त था। कौन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में बताते हैं। आज देखिए, हिंदी साहित्य के 4
हिंदी साहित्य को 5 भागों में मोटा मोटी तौर पर बांटा गया था, लेकिन 4 ही काल ज़्यादा प्रचलित है। आधुनिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है, और संक्रांति काल। कौन कौन? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल और संक्रांति काल। प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल को 4 भागों में बांटा गया था। कौन? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। क्यों? देखिए, यहाँ पे मानने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं। वीर गाथा में क्या होता था, इसलिए कि उस काल में जो जितने भी ग्रंथ लिखी गई थी उसमें वीरता की प्रधानता थी। क्या थी? वीरता की प्रधानता थी। जैसे लड़ाई करने जाते थे राजा महाराजा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए कवि वीरता को मतलब बढ़ाने के लिए कवि क्या करते थे, उसकी बड़प्पन करते थे ताकि लड़ाई जो है से सफल हो। और भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल इसलिए दिया गया क्योंकि जिस काल में रचना हुई थी उसमें अधिकतर देवी देवताओं की चित्रण किया गया है। किसका? देवी देवताओं का चित्रण किया गया। रीति काल में, ठीक है, रीति काल में क्या हुआ था कि राजा महाराजाओं के, ठीक है, घोर जो घिरे हुए थे किसमें, तो भोग विलास की जिंदगी जीते थे, भोग विलास की जिंदगी जी रहे थे, ठीक है, उसी में ये सब रीति काल अधिकतर समय बिता दिए थे, इसलिए इसका नाम रीति काल रखा था। यानी परंपरा आ रही थी भोग विलास की जिंदगी। हर जगह हर राजा महाराजा के 10, 20, 50 दासियां हुआ करता था। गद्य काल में, गद्य काल को ही आधुनिक काल नाम दिया गया। इसमें कहानियाँ, ठीक है, कहानियाँ आदि का निर्माण होने लगा, लेखन का प्रारंभ हो गई थी। ये सब आपको भूलना नहीं है, माइंड में सेट करके रखना है। साहित्य के नाम के आधार पर, ठीक है, यदि बात करें तो साहित्य के नाम के आधार पर भी नामांकन हुआ था। कौन कौन? भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग। जब भारत तेंदु का जन्म हुआ तो उस युग को भारत तेंदु युग नाम रखा गया था। उसके बाद द्विवेदी युग आया। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर और हिंदी साहित्य की जगत को विकास और रास्ता मिलता गया आगे बढ़ने के लिए। धर्म सुधार आंदोलनों के आधार पर यदि बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन पूर्ण जागरण काल इसे नाम दिया गया, सुधार काल भी कहा गया और युद्धोत्तर काल कहा गया, मतलब युद्ध होने के बाद का समय, ठीक है, ये युद्धोत्तर काल कहा गया। इसमें क्या हुआ धर्म सुधार आंदोलन में कि बहुत सारे लोग क्या थे, अंधविश्वास की जिंदगी में लोग जी रहे थे। जैसे हरिजन जो कम नीच वर्ग के थे उनको कुएं के पानी नहीं मतलब लेने दिया जाता था, और जब वे आगे निकलते थे तो वे क्या करते थे, उनसे छुआछूत की भावना रहता था, वे पीछे से फिर झाड़ू बांध देते थे और साफ करते ताकि उनकी परछाई किसी पर ना आए और उनकी धूल भी न पड़े। ये उसके बाद पूर्ण जागरण काल आया तो वहाँ से नई चेतना का विकास हुआ, नई सोच समझने का शक्ति बढ़ा लोगों में, लोग एक दूसरे को समझाने लगे कि ये सब गलत बात है, ठीक है, छुआछूत के मानना, लोगों से ईर्ष्या करना। तब इस काल को पूर्ण जागरण काल नाम रखा गया। पूर्ण जागरण काल जब अंग्रेज आए भारत में तो एक नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा, लोगों की चेतना बढ़ने लगी, और उससे क्या हुआ कि धर्म के बारे में जो कुरीतियाँ थी फैली हुई थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। सुधार काल भी नाम दिया गया इसके बाद, और युद्धोत्तर काल कहा गया, मतलब युद्ध करने का समय धीरे धीरे क्या हो गया, कम होती चली गई, ठीक है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, यह सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ पे होगा वर्नाकुलर, होगा क्या होगा, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने कितने भागों में बांटे हैं यह भी ध्यान रखेंगे। देखिए इन कालक्रम को जो है ये 11 भागों में बांटे हैं। कौन? तो जॉर्ज ग्रिशन साहब, ठीक है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। कौन कौन से भाग दिए हैं, तो चारण काल कहा फर्स्ट में, सेकेंड में कहा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पूर्ण जागरण काल बताए थे। थर्ड है जयसी की प्रेम कविता का भी इन्होंने जिक्र किया था कालखंड में, ठीक है। उसके बाद चौथा भाग बांटे हैं वज्र का कृष्ण संप्रदाय। पंचमा मुगल दरबार।
छठा तुलसीदास का समय दिए हैं। 7 है तुलसीदास के अन्य। 8वां रीतिकाल नाम दिया। 9वां कंपनी के शासन नाम दिए और 10 में बांटे हैं 18वीं शताब्दी। 11 महाराजा किटोरिया के शासनकाल। ठीक है, ये सब किन्होंने बांटे हैं? तो जॉर्ज ग्रिसन के द्वारा कालखंड का विभाजन किया गया। उसी प्रकार अनेक विद्वान ने अपने अपने तर्क के अनुसार कालखंडों को बांटे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को। मिश्र बंधु का काल विभाजन, मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र विनोद 1913 में निम्न काल विभाजन प्रस्तुत किया था। कब? 1913 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, ये सब आपको भूलना नहीं है। कब? 1913 ईस्वी में। जहां मिस्टेक किए हैं तहां गए काम से। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। 1913 ईस्वी में इन्होंने मिश्र विनोद नाम करके पुस्तक भी छपवाए थे। ये तो हमने आपको इनके द्वारा पुस्तक भी छपी थी मिश्र विनोद 1913 में। और 1913 में ही 3 भागों में और चौथा 5वां ऐसे करके प्रकाशन हुई थी। प्रारंभिक काल इन्होंने नाम दिया। ठीक है, कितने कालखंडों में बांटा है? तो फर्स्ट को प्रारंभिक काल कहा। अब प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांट दिया। पूर्व प्रारंभिक काल 47 विक्रम संवत तक। देखिए, विक्रम संवत जो होता है वो अलग होता है। शताब्दी कभी भी आपको पूछेगा शताब्दी और सदी में क्या अंतर है। ठीक है, शताब्दी और सदी में क्या अंतर है? तो दोनों सेम होता है। क्या होता है? दोनों एक ही नाम है। शताब्दी मतलब 100 वर्ष को एक शताब्दी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, 100 वर्ष का एक शताब्दी नाम दिया गया है। और सदी भी 100 वर्ष का होता है। ठीक है, ये सब आपको कभी भी मतलब दिक्कत होगा तो आप क्लास कर सकते हैं और क्लास करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। यहाँ पे बात करते हैं विक्रम संवत। तो जब भी विक्रम संवत आएगा और आपको ईस्वी में पूछेगा तो 1700 में क्या करना है? 57 क्या करना है? घटा देना है। तो देख लीजिए कितना होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ बच गया 9 में 5 जाएगा तो 4 और यहाँ 8। 1843 ईस्वी हो जाएगा। 1843 ईस्वी से इन्होंने माना है। और 1343 में यदि हम घटाएंगे, 1343 में कितना घटाएंगे? 57 घटाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ईस्वी सन में निकल जाएगा। अब इन्होंने प्रारंभिक काल 1700 से 1343 विक्रम संवत माने हैं। दूसरा कालखंड दिए हैं इसी का 1344 से 1444 विक्रम संवत तक माना। किनका? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक मतलब शुरुआत का समय जो होता है। ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार मध्यकाल को बांटे हैं। तो मध्यकाल को 2 भाग कर दिए हैं, पूर्व मध्यकाल और एक प्रौढ़ मध्यकाल। जैसे कोई भी समय जो होता है दोस्त, वह न तो जल्दी शुरुआत होती है और न ही जल्दी समाप्त होती है। ऐसा नहीं कि बिजली के खंभे की तरह, बिजली के बल्ब की तरह। ठीक है, हम जैसे स्विच दबाते वैसे ऑन हो जाती है और जैसे ऑफ करते हैं वैसे बल्ब बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई भी समय, कोई भी कालखंड प्रारंभ करने में 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष का समय लगती है और समाप्त होने में भी समय लगती है। तो मध्य काल को इन्होंने पूर्व माध्यमिक काल 1444 से 1560 विक्रम संवत बांटे हैं और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत तक माने। प्रौढ़ मतलब पुराना हो, यहाँ मान लें पुराना या बुढ़ा जो भी कह लें। लेकिन थर्ड इन्होंने क्या बांटे हैं? अलंकृत काल कहा। क्या कहा? अलंकृत काल। अलंकृत काल का समय सीमा 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। पूर्व अलंकृत काल 1681 ईस्वी से 1790 विक्रम संवत तक और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1899 ईस्वी तक। देखिए यहाँ पे हमेशा एक क्या क्या है? 60 है तो यहाँ 61 हो गया। ध्यान रखेंगे। 81 है तो यहाँ पे देखिए 90, 90 के बाद 91, 1 वर्ष का अंतराल इन्होंने माने हैं। उसी प्रकार परिवर्तन काल, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक माने हैं। वर्तमान काल 1926 से इन्होंने माने हैं। किनके द्वारा ये सब बातें कर रहा हूँ? तो ध्यान रखेंगे, यह मिश्र विनोद के द्वारा, जो मिश्र विनोद नाम करके पुस्तक छपी थी 1913 ईस्वी में। ठीक है, उसमें यह विवरण मिलता है। यह मिश्र विनोद। ठीक है, अब बात करते हैं। अधिकतर साहित्यकारों ने इस लक्ष्य के आधार मानकर विभाजन किया है। जैसे आदि काल को 7वीं सदी से के मध्य तक 14वीं सदी तक माना गया है। ठीक है, यहाँ सदी होगा 14वीं सदी तक। भक्ति काल 14वीं
के, ठीक है, भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना गया। रीति काल 17वीं सदी के से 19वीं सदी के मध्य तक माना। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से तक माना गया। 19वीं सदी के मध्य तक माना गया। 19वीं सदी मतलब 1900 ईस्वी, ठीक है, 1900 ईस्वी मतलब 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है, तो यह 1900 ईस्वी ही होगा। अधिकतर कवि ने यही मतलब मॉडल लेकर के चले हैं। पूर्ण जागरण काल 1857 की जो क्रांति हुई थी वह एक ही दूसरी क्रांति नहीं थी, सब लोग अपने, ठीक है, 1857 में की जो क्रांति थी वह देश के लिए लड़ी गई थी, आज़ादी के लिए परवान चढ़ गया था लोगों के लिए, इसलिए इसे पूर्ण जागरण काल कहा गया था। और भारत तेंदु का भी जन्म इसी समय होता है। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल कहा गया 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1918 ईस्वी तक जागरण सुधार काल चलता है। और छायावाद काल इसके बाद आता है। छायावाद काल 1918 से 1938 तक आता है। कहीं कहीं 1938 के जगह पर 1936 भी मिलेगा, ठीक है। और नव लेखन काल 1953 से और कहीं आपको 1954 तक भी मिलेगा। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाइएगा जरूर। उसी प्रकार एक महान व्यक्ति आते हैं रामकुमार वर्मा। इनका काल विभाजन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों को पसंद नहीं लगती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में छपी थी। कब? 1938 में लिखी गई थी। कि क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। किनके द्वारा? रामकुमार वर्मा के द्वारा, ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास। निम्न प्रकार काल विभाजन किया। इन्होंने क्या क्या कहा? संधि काल 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। चारण काल कहा 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। भक्ति काल कहा 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। मतलब जो शुक्ल जी मानते हैं तो उससे थोड़ा मोड़ा अंतर है, ठीक है, इसीलिए शुक्ल जी लास्ट में निर्णय देते हैं। संधि काल में उन्हें अभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की। चारण काल के शुक्ल जी की वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं था। वीर गाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल के नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है, जबकि डॉक्टर वर्मा ने रचना के आधार पर किया है। रचना के आधार पर कहने का अर्थ है कि जो उनके हाथ में पुस्तक मिल गई है उनको पढ़े लिखे और उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने किया। पर शुक्ल जी ने नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर किया। क्या किया? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब गुण होता है, ठीक है, गुण, दोष, लक्षण, ये सब होता है, प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन उन्होंने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास 1865 ईस्वी में लिखे हैं। किनके द्वारा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार 1865 ईस्वी में। क्या नाम था पुस्तक का नाम? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी मानते हैं। किनके द्वारा? तो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। प्रारंभिक काल मतलब शुरुआत के समय। मध्य काल के इन्होंने दो भागों में बांटे हैं, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल को 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, और उत्तर मध्य काल 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी। किनके द्वारा? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल कहा, जो कि 1050 से 1375 विक्रम संवत है, और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा। इन्होंने दोहरा नामकरण किया। दोहरा नामकरण कहने का अर्थ है कि एक तो पूर्व मध्य काल कहा ही, इसे भक्ति काल भी कह दिया, उत्तर मध्य काल को रीति काल कह दिया, और आधुनिक काल को गत काल कह दिया। आधुनिक काल में कहानी, ग्रंथ, कहानी, कविता, ठीक है, इत्यादि का प्रारंभ हो गया। उस समय तक कहानी वगैरह का स्टार्टिंग नहीं हुआ था, आधुनिक काल में ही शुरुआत मानी जाती है। रीति काल में कहानी वगैरह नहीं लिखी जाती थी, अधिकतर कविता ही लिखी गई थी। लेकिन गद्य काल जब आ गया तो यहाँ पे कहानी हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे गद्य विधा जो आज हमको पढ़ने को मिल रही है, नाटक वगैरह, वो शुरुआत यहीं से मानी जाती है, आधुनिक काल से। इसकी समय सीमा 1900 से 1984 विक्रम संवत है, ठीक है। इसलिए यह जो है से इम्पोर्टेंट हो जाता
है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखते हुए आगे कदम बढ़ाना है। डॉक्टर बच्चन के द्वारा अभ्रंश काल 1400 से 1650 ईस्वी माना गया है। अभ्रंश, ठीक है, किनके द्वारा? तो डॉक्टर बच्चन, किनके पिताजी थे? अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ठीक है। और ये हरिवंश राय बच्चन पूरा नाम इनका था, डॉक्टर बच्चन का। भक्ति काल 1650 से 1857 ईस्वी मानते हैं। किनका? भक्ति काल का समय सीमा। रीतिकाल का 1857 ईस्वी से अब तक मानते हैं, रीतिकाल का, ठीक है। उतना इनका नामांकन जो है से उतना वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी विद्वान थे तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, कभी भी एग्जाम हॉल में पूछ देगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा जो काल विभाजन किया गया था, आदिकाल संवत 1000 से 1400 विक्रम संवत तक माना गया। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा, उन्होंने 1400 विक्रम संवत से 1700 तक माना गया। उत्तर मध्यकाल श्रृंगार काल कहा, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आधुनिक काल गद काल कहा गया, 1900 से अब तक मानी गई है। राम खिलावन पांडे नाम से पता चलता है। संक्रमण काल इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी तक माने हैं, किन्होंने? राम खिलावन पांडे जी। संयोजन काल 1401 से 1600 ईस्वी तक मानते हैं। संवर्धन काल 1601 से 1800 ईस्वी तक। संचयन काल 1801 से 1900 ईस्वी तक मानते राम खिलावन पांडे द्वारा। राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा आदिकाल वीर गाथा काल 1000 से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल को गद काल कहा, 1850 ईस्वी इन्होंने माने राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा, ठीक है। इस तरह से हमने बहुत सारे साहित्यकारों के समय सीमा को बता दिया हूँ। हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ होती है वह 693 ईस्वी अर्थात 7वीं शताब्दी के द्वारा यह माना गया। किनके द्वारा? तो राम कुमार वर्मा मानते हैं, ठीक है, इनका कथन है। उसी प्रकार राहुल सक्रियत्यायन कहते हैं यह 8वीं शताब्दी मानते हैं। यदि ईस्वी में कहा जाएगा तो 1769 ईस्वी मानते हैं। और जॉर्ज ग्रिसन कहते हैं 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच मानते हैं हिंदी साहित्य की उत्पत्ति प्रारंभ, ठीक है। उससे पहले तो संस्कृत हुआ करता था, उर्दू फारसी था, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि हिंदी का विकास होता गया निरंतर। और मिश्र बंधु कब माने हैं? 1643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक मानते हैं। किनके द्वारा? मिश्र बंधु के द्वारा, ठीक है। और 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके द्वारा। और 7वीं सदी, ठीक है, के मध्य तक 1796 से 1418 ईस्वी तक डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और 1184 से 1350 तक गणपति चंद्र गुप्त जी मानते हैं। और 8वीं सदी बौद्ध सिद्धों के साहित्य डॉक्टर नगेंद्र ये भी मानते हैं कि उस समय बौद्ध सिद्धों की साहित्य हुआ करता था 8वीं सदी में। आधुनिक काल का जो काल विभाजन है वो नगेंद्र जी भी करते हैं। तो ये क्या क्या नाम दिए हैं? पहले को पूर्ण जागरण काल कहा, जिन्होंने भारत तेंदु युग भी इन्हें कहा जाता है। 1857 से 1900 ईस्वी मानते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र साहब। जागरण काल जिसे सुधार काल कहा जाता है, इसे द्विवेदी काल भी कहा गया है, भूलेंगे नहीं। जागरण काल, ठीक है, और इसका एक नाम है सुधार काल और द्विवेदी काल के नाम से भी जाना जाता है। 3 नाम है किनको? जागरण काल को। इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी मानी गई। छायावाद को 1918 से 1938 ईस्वी, कहीं के 1936 भी मिलेगी आपको। छाया उत्तरोत्तर काल मतलब प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 और नव लेखन काल 1953 से अब तक मानी गई है। आधुनिक काल का काल विभाजन। इस तरह से हमने जो बेसिक चीज़ था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, वो सब हम आपको बता दिए हैं। दूसरे क्लास में आदिकाल को और हम विस्तार से बताएंगे ताकि आपकी जो परीक्षा वो सफल हो। थैंक यू, धन्यवाद।